विनियोगों का क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनियोगों का क्रय विक्रय करते समय ब्याज के अधिकार का निर्णय करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात विनियोगों की बिक्री की तिथि या क्रय तिथि के पश्चात ब्याज घोषणा की प्रथम तिथि पर ब्याज पाने का अधिकार विक्रेता के पास रहेगा या वो क्रेता को हस्तांतरित हो जाएगा। ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए के 12% ऋण पत्र ए के पास हैं और इन पर ब्याज की तिथियां 1 मार्च और 1 सितंबर है। अब 2 लाख का 12% हो गया 24,000। 12,000 का ब्याज ए को मिलेगा 1 मार्च को और 1 सितंबर को मिलेगा 12,000, 6 महीने का मिलेगा। मान लीजिए विक्रय की तारीख जो है 30 जून है। हम इन विनियोगों को या आधे विनियोगों को या 50,000 का इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं 30 जून को। तो 30 जून के बाद हमारी डेट कौन सी आएगी? पहले ब्याज की तारीख 1 सितंबर आएगी। 30 जून मान लीजिए 15 को बेचे गए तो 1 सितंबर 15 पहली तारीख आएगी। 1 सितंबर को ब्याज ए को मिलेगा या उस ब्याज को पाने का अधिकार बी को रहेगा। ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इस दृष्टिकोण से विनियोगों का क्रय विक्रय 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ब्याज सहित कम इंटरेस्ट और एक को कहते हैं ब्याज रहित एक्स इंटरेस्ट। अर्थात विनियोगों की विक्रय तिथि के पश्चात ब्याज घोषणा की प्रथम तिथि पर ब्याज पाने का अधिकार यदि क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उसे ब्याज सहित विनियोग कहलाएगा। यदि प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है तो ब्याज सहित ही माना जाएगा। ब्याज रहित विनियोग, इसमें क्या होता है? प्रथम ब्याज पाने का अधिकार विक्रेता के पास ही सुरक्षित रहता है। अभी जैसे उदाहरण में बताया मैंने आपको, 30 जून को बेचा गया तो 1 सितंबर को ब्याज पाने का अधिकार यदि ए का है तो ब्याज रहित कहलाएगा। 1 सितंबर को ब्याज पाने का अधिकार क्रेता को हस्तांतरित हो गया तो उसको हम ब्याज सहित कहेंगे। ब्याज सहित क्रय विक्रय निकालते समय महत्वपूर्ण गणनाएं किस प्रकार से की जाती हैं समझने का प्रयास करेंगे। ब्याज सहित क्रय या विक्रय की दशा में वास्तविक क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य परचेज प्राइस और क्रय पर कोई व्यय किया गया, दलाली, कमीशन इत्यादि, उसको जोड़ देंगे। विक्रेता के अंश का ब्याज, विक्रेता के अंश का ब्याज इसमें से घटा देंगे। विक्रेता के अंश के ब्याज से मतलब होता है पिछली ब्याज की तारीख से विक्रय तिथि तक अथवा क्रय तिथि तक का ब्याज। अभी आपको एग्जाम्पल में बताया ब्याज की तारीख 1 मार्च और 1 सितंबर है। 30 जून को विक्रय किया गया तो 1 मार्च से लेकर 30 जून तक, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का ब्याज ये विक्रेता के अंश का ब्याज कहलाएगा। जितना भी सिक्योरिटीज रहेगी, मान लो 2 लाख पूरा बेचा गया तो 2 लाख का 12% और 4 महीने का निकाल लेंगे। इसे कहते हैं विक्रेता के अंश का ब्याज, इसमें से माइनस कर देंगे। उसी प्रकार वास्तविक विक्रय मूल्य निकालते समय विक्रय मूल्य में विक्रय पर व्यय घटा देंगे और विक्रेता के अंश का ब्याज भी इसके अंदर घटा देंगे। तो इससे आपका जो है ये चीज़ें आपकी वास्तविक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। विक्रेता के अंश के ब्याज का तारीख मतलब भी लिखा हुआ है आपका, देखिए ब्याज घोषणा की पिछली तारीख से क्रय अथवा विक्रय की तारीख तक का जो ब्याज रहता है ये विक्रेता के अंश का ब्याज इसके अंतर्गत कहलाता है। दूसरा होता है ब्याज रहित क्रय या विक्रय। इसमें वास्तविक क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन क्रय पर व्यय जोड़ देंगे। विक्रेता के अंश का ब्याज नहीं घटाएंगे। वास्तविक विक्रय मूल्य में विक्रय पर व्यय घटा देंगे। विक्रेता के अंश का ब्याज नहीं घटाएंगे। विक्रेता के अंश के ब्याज की गणना अलग से की जाएगी, यानी अलग से इसका कैलकुलेशन इसके अंतर्गत करेंगे। ये छोटा सा एग्जाम्पल समझने का पहले प्रयास करेंगे। 1 मई 19 को अमर ने बिहारी से 100 रुपये वाले 250 7% ऋण पत्र 140 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से खरीदे और ब्याज सहित ब्याज रहित दोनों बता रहा हूँ।
इस पर ब्याज की गणना 30 सितंबर एवं 31 मार्च को प्रतिवर्ष देय है। दोनों की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां करके दिया हुआ है। अब ये आपका देखिए, हम क्या करेंगे, पहले 1 मई 19 को इसको क्या किया, क्रय विक्रय किया गया है। तो आपका कितने थे, 250 100 रुपये वाले। तो इसका आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये 1/5/19 की तारीख लिखेंगे, ब्याज सहित क्रय लिखेंगे, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 250 × 100 25,000। अब कितने में ख़रीदा, तो 140 में, 250 × 140 35,000 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय पर व्यय प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। विक्रेता के अंश का ब्याज इसमें से मुझे माइनस करना है। विक्रेता के अंश का ब्याज ध्यान देंगे, ऊपर दिया हुआ था आपका, ये आपका 7%, कहीं पर लिखा था ऋण पत्र, 25,000 रुपये के हो गए। 1 मई को ख़रीदा है, ब्याज की तारीखें 30 सितंबर और 31 मार्च को दिया हुआ है। तो 1 मई के पहले वाला डेट कौन सा आएगा, 31 मार्च। ये 31 मार्च से लेकर 1 मई तक केवल 1 महीना समय आएगा, अप्रैल का। तो अप्रैल के महीने का ब्याज विक्रेता के अंश का ब्याज कहलाएगा 25,000 का 7/100 × 6/12। इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसमें से माइनस कर देंगे, 145 रुपये 83 पैसे, ये आपका कैलकुलेशन निकाल देंगे 1 महीने का। इसको घटाने से ये वास्तविक क्रय मूल्य कहलाएगा, एक्चुअल परचेज प्राइस कहलाएगी। उसके बाद उसी वर्ष में 30/9/2019 को ये ब्याज मुझे 6 महीने का मिलेगा, 25,000 का 7% हम निकाल देंगे, 875 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। और उसी वर्ष में 31 मार्च को मुझे और ब्याज मिल जाएगा 6 महीने का। तो ये आपका 875 की रकम आ जाएगी। इस प्रकार से एंट्रियां कर लेते हैं। 1/5 को मैंने ऋण पत्र खरीदा, तो 7% ऋण पत्र खाता विकलन, ये क्रय मूल्य कर देंगे 34,854 रुपये 17 पैसे, जो इधर हमने निकाला। ब्याज में लिख देंगे ब्याज खाता विकलन, क्योंकि ब्याज मुझे देना पड़ेगा 1 महीने का, और बैंक खाते से टू कैश अकाउंट कर देंगे। दूसरी एंट्री, ये 30/9 को मुझे 6 महीने का जो ब्याज मिलेगा, बैंक खाता विकलन ब्याज खाते से कर देंगे 875 रुपये, और 31 मार्च को फिर ब्याज मिलेगा, तो बैंक खाता विकलन ब्याज खाते से 875 की एंट्री कर देंगे। और उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट अकाउंट है उसको बंद कर देंगे और लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 875 1750 का ब्याज मिला मुझे। 145 ब्याज खाते को हम डेबिट किए हैं, इसको घटा देंगे। शेष रकम आपका जितना भी बचेगा लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे, 1604 रुपये 17 पैसे। इस प्रकार से इस प्रश्नों को इसके अंतर्गत बनाया जाता है। थैंक यू।